प्यारे बच्चों, स्वागत है आप सभी का आज के इस बेहद स्पेशल और धमाकेदार सेशन में। अगर आप भी इस साल कक्षा 12वीं की बोर्ड परीक्षा देने वाले हैं, तो हिंदी पेपर का यह 100 ऑब्जेक्टिव बिल्कुल सही और पूरे अंक पक्का करने वाले यह वीडियो सिर्फ आपके लिए है। और इस वीडियो में आप लोग को सभी सही और वीवीआई इम्पोर्टेंट प्रश्न मिलने वाला है। आज के इस वीडियो में हम लोग करने वाले हैं 12 हिंदी दिगंत भाग 2 हिंदी व्याकरण और आपके सब्जेक्ट से 100 प्रश्न जो वीवीआई इम्पोर्टेंट है। और ये प्रश्न पिछले कई साल से बार बार बोर्ड परीक्षा में रिपीट हो रहा है और इस साल भी पूछे जाने की 100% संभावना है। इसमें आपकी पाठ्यक्रम गद्य खंड, पद खंड और व्याकरण का पूरा निचोड़ दिया गया है। तो अपना कॉपी पेन उठा लीजिए और शुरू से लेकर अंत तक सारे प्रश्न को मेरे साथ हल कीजिए और वीडियो को लास्ट में स्कोर कमेंट करना ना भूलिएगा। आप इन 100 में से कितना सही कर पाए, यह परीक्षा आपकी असली बोर्ड की परीक्षा तैयारी तय करेगी। तो बिना देरी किए हुए शुरू करते हैं आज का महामुकाबला। तो हम देखेंगे पहला प्रश्न। तो पहला प्रश्न आप लोग के बीच है, बालकृष्ण भट्ट किस काल के रचनाकार है? बालकृष्ण भट्ट किस काल के रचनाकार हैं? भारतेंदु युग के, भक्ति काल के, रीति काल के या आदि काल के? तो कमेंट बॉक्स में आप लोग को कमेंट करते चलना है कि बालकृष्ण भट्ट जो हैं किस काल के रचनाकार माने जाते हैं। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, बालकृष्ण भट्ट जो हैं भारतेंदु युग या आधुनिक युग के रचनाकार माने जाते हैं। देखिए, बालकृष्ण भट्ट आधुनिक काल के भारतेंदु युग के प्रमुख निबंधकार और पत्रकार थे। इन्हें हिंदी प्रदीप और मासिक पत्र का संपादन भी किया था। आपको पाठ्यक्रम का पहला पाठ बातचीत इन्हीं के द्वारा लिखा गया एक ललित निबंध है। चंद्रधर शर्मा गुलेरी की कितनी कहानियां हैं? चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी की कितनी कहानियां हैं? तो कमेंट में आप लोग को कमेंट करते चलना है इसका आंसर आवे तो देखिए, चंद्रधर गुलेरी जी की कुल 3 कहानियां हैं। कुल 3 कहानियां हैं और ये कहानी जो है सुखमय जीवन जो 1911 ईस्वी में आया था, बुद्धू का कांटा ये भी 1911 में आया था और तीसरा जो आपको किताब में है उसने कहा था जो 1915 में आया था। इसमें से उसने कहा था मील की पत्थर मानी जाती है। जयप्रकाश नारायण की रचना का क्या नाम है? जयप्रकाश नारायण की रचना का क्या नाम है? जूठन, रोज, संपूर्ण क्रांति या प्रकृति और समाज? तो जयप्रकाश नारायण की प्रसिद्ध पुस्तक जो है वो संपूर्ण क्रांति है। संपूर्ण क्रांति है। संपूर्ण क्रांति जयप्रकाश नारायण, इनको लोक नायक नाम से भी जाना जाता है और ये 5 जून 1974 ईस्वी को पटना के गांधी मैदान में दिया गया एक ऐतिहासिक भाषण है जो हमारे हमारे पाठ्यक्रम में एक ओजस्वी भाषण के रूप में संकलित किया गया है। और इस प्रश्न का जवाब आप लोग को हमारे कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है कि रामचरितमानस महाकाव्य के रचयिता कौन है? रामचरितमानस आप लोग पढ़े होंगे तो जरूर आप लोग को याद होगा। तो कमेंट बॉक्स में इसको आप लोग को कमेंट करना है कि सूरदास, कबीरदास, तुलसीदास या नाभादास से रामचरितमानस महाकाव्य की रचना किसने किया था? चित्ररेखा किस कवि की रचना है? चित्ररेखा किस कवि की रचना है? ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप लोग के बीच है। चित्ररेखा जो है मलिक मोहम्मद जैसी, मलिक मोहम्मद जैसी। ऑप्शन ए इस प्रश्न का सही जवाब है। चित्ररेखा सूफी काव्य धारा के महान कवि मलिक मोहम्मद जैसी के लघु आख्यान काव्य रचना है। जैसी जी अन्य प्रमुख रचनाओं में पद्मावत, अखावट और आखिरी कलाम शामिल है। इसमें पाठ्यक्रम का कड़वा के पाठ इन्हीं के द्वारा रचित है। मुन्नी डाक गाड़ी के पीछे क्यों जाती है? मुन्नी डाक गाड़ी के पीछे क्यों जाती है? चिट्ठी लेने के लिए, सामान लेने के लिए, घूमने के लिए या भाई से मिलने के लिए? तो आप लोग कमेंट बॉक्स में भी कमेंट कर सकते हैं कि आखिर कोई भी डाक गाड़ी के पीछे क्यों जाएगा? तो चिट्ठी लेने के लिए ही वह
डाक के गाड़ी के पीछे जा रही थी। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, चिट्ठी लेने के लिए मुन्नी डाक गाड़ी के पीछे जाती है। निम्नलिखित में से कौन कवि छायावादी है? इनमें से कौन से कवि जो हैं वो छायावादी हैं? सुभद्रा कुमारी चौहान, जयशंकर प्रसाद, शमशेर बहादुर सिंह या मुक्ति बोध। तो देखिए इसमें से जयशंकर प्रसाद जो हैं वो कवि छायावादी हैं। ये हिंदी साहित्य के छायावाद 4 प्रमुख स्तंभों में से एक है, मुख्य प्रवर्तक हैं। इसके पाठ्यक्रम में कविता तुमुल कोलाहल कलह में इनके प्रसिद्ध महाकाव्य कामायनी से ली गई है। और ये प्रश्न आप लोग को एग्जाम में देखने को मिल सकता है। तुलसीदास का स्थायी निवास कहाँ था? तुलसीदास का स्थायी निवास कहाँ था? वृंदावन में, काशी में, मथुरा में या प्रयाग में? तो देखिए तुलसीदास के बारे में बात हो रहा है तो गोस्वामी तुलसीदास का जन्म राजापुर बांदा उत्तर प्रदेश में हुआ था, लेकिन उनका स्थायी निवास काशी में इनका स्थायी निवास था, जहाँ रहकर वे लंबे समय तक वेदों और शास्त्रों का अध्ययन किया तथा साहित्य की रचना की थी। कवियों का कवि किसे कहा जाता है? कवियों का कवि किसे कहा जाता है? तो कवियों का कवि जो है शमशेर बहादुर सिंह को कवियों का कवि कहा जाता है। उषा कविता के रचयिता शमशेर बहादुर सिंह को उनकी अनूठी काव्य शैली और बिंब योजना के कारण हिंदी साहित्य में कवियों का कवि कहा जाता है। बाल कृष्ण भट्ट की रचना निम्न में से कौन सी है? बाल कृष्ण भट्ट की रचना निम्न में से कौन सी है? बातचीत, शिक्षा, तिरिछिया, हंसते हुए, मेरा अकेलापन। तो बातचीत निबंध के माध्यम से बाल कृष्ण भट्ट, तो इसका जो आंसर होगा बातचीत। बातचीत बाल कृष्ण भट्ट की रचना है और ये मनुष्य को ईश्वर की दी गई अनमोल शक्ति, वाक्य शक्ति, जो बोलने की क्षमता होता है के महत्व को रेखांकित किया है। इसने एडिसन और बेन जॉनसन के बातचीत संबंधी विचारों का भी उल्लेख किया है। आप लोगों ने 10 प्रश्नों में से कितना प्रश्न का सही जवाब दिया है? अब कमेंट बॉक्स में आप लोग को कमेंट करते चलना है कि 10 में से आप लोगों ने कितना सही किया है। देखिए आगे प्रश्न हम लोग देखेंगे, रोज शीर्षक पाठ का रचनाकार निम्न में से कौन सा है? रोज शीर्षक पाठ का रचनाकार निम्न में से कौन सा है? अगे, मलयज, उदय प्रकाश या नामवर सिंह। तो रोज जो है आप लोग के पाठ्य पुस्तक में है और इसका रचनाकार जो हैं वो अज्ञेय जी हैं। अज्ञेय रोज कहानी का लेखक सचिदानंद हीरानंद वात्स्यानंद अज्ञेय है। देखिए अज्ञेय जी का पूरा नाम है सचिदानंद हीरानंद वात्स्यानंद, इनका पूरा नाम है। और यह कहानी जो है मध्य वर्गीय घरेलू महिला मालती के यांत्रिक और नीरस जीवन को दर्शाती है। इस कहानी का पूरा नाम गैग्रीन है। तुलसीदास के दीक्षा गुरु कौन थे? तुलसीदास के दीक्षा गुरु कौन थे? अग्रदास, शेष सनातन, नरहरिदास या रविदास। तो तुलसीदास के दीक्षा गुरु नरहरिदास थे। इनका नरहर्षानंद भी इनका ही नाम है, जिन्होंने राम मंत्र की दीक्षा दी थी। ध्यान रहे कि शिक्षा गुरु शेष सनातन थे। परीक्षा में दीक्षा गुरु पूछे जाने की हमेशा नरहरिदास ही सही उत्तर होगा। ये आप लोग को ध्यान में रखना है। और इस सवाल का जवाब को आप लोग को कमेंट बॉक्स में देना है। VVI इम्पोर्टेंट है। साहित्य लहरी किसकी रचना है? साहित्य लहरी जो है वो किनकी रचना है? सूरदास की, तुलसीदास की, कबीरदास की या जायसी की? तो कमेंट बॉक्स में इसको कमेंट करना ना भूलिए। और नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग चलते हैं। बोधा सिंह के पिता का क्या नाम था? तो इस पाठ से आप लोग को 2 प्रश्न देखने को मिलता है जो VVI इम्पोर्टेंट, ये भी सवाल है जो VVI इम्पोर्टेंट है। बोधा सिंह के पिता का क्या नाम था? वजीरा सिंह, कीरत सिंह, हजारा सिंह या लहना सिंह? तो बोधा सिंह के पिता का नाम हजारा सिंह था। उसने कहा था कहानी में बोधा सिंह बीमार सैनिक था और उसके पिता का नाम
सूबेदार हजारा सिंह था। लहना सिंह ने सूबेदारनी को दिए गए वचन के कारण युद्ध के मैदान में अपने प्राणों की बाजी लगाकर हजारा सिंह और बोधा सिंह दोनों को अपनी जान बचाई थी। निम्न में से दलित आत्मकथा शीर्षक पाठ कौन सा है? निम्न में से दलित आत्मकथा शीर्षक पाठ इनमें से कौन सा है? तो दलित आत्मकथा जो है वो जूठन है। जूठन ऑप्शन बी इस प्रश्न का सही जवाब होगा। और जूठन के रचनाकार जो हैं ओम प्रकाश वाल्मीकि द्वारा लिखित एक सशक्त दलित आत्मकथा है। इसमें लेखक ने अपने बचपन में झेली गई सामाजिक क्रूरता, भेदभाव और झाड़ू लगाने की पीड़ा को भी सजीव वर्णन किया है। रामपुरवा कहाँ है? रामपुरवा कहाँ है? तो डायरेक्ट आंसर मिलेगा आप लोग को। रामपुरवा जो है भितहरवा के पास से रामपुरवा है। जगदीश चंद्र माथुर द्वारा लिखित ओ सदानीरा पाठ के अनुसार रामपुरवा चंपारण के क्षेत्र में भितहरवा आश्रम के आसपास स्थित है, जहाँ मौर्यकालीन अशोक स्तंभ मिला था। पुत्र वियोग से माँ का जीवन कैसा हो जाता है? पुत्र के वियोग से माँ का जीवन कैसा हो जाता है? सुना सुना, खुशहाल, व्यस्त या सामान्य? तो इसका भी जवाब कमेंट बॉक्स में आप लोग दे सकते हैं। अगर पुत्र का वियोग हो जाए यानी बिछड़ जाए तो माँ का जीवन, माँ का हालचाल कैसा हो सकता है? तो इसका जवाब कमेंट बॉक्स में भी आप लोग दे सकते हैं। देखिए इसका आंसर होगा माँ का जो जीवन जो होता है वो सूना सूना हो जाता है। कवित्री सुभद्रा कुमारी चौहान द्वारा रचित करुण रस की कविता पुत्र वियोग में बताया है कि एक माँ के लिए अपने बेटे को खो जाने या मृत्यु हो जाने असहा दुख है, जिससे उसका पूरा जीवन सूना सूना और अर्थहीन हो जाता है। गंडक नदी की चर्चा किस शीर्षक पाठ में की गई है? गंडक नदी की चर्चा किस शीर्षक पाठ में की गई है? वो सदानीरा में, बातचीत में, रोज में या सिपाही की माँ में? तो गंडक नदी की चर्चा जो है ऑप्शन ए वो सदानीरा, जिसका अर्थ होता है हमेशा जल से भरी रहने वाली नदी। निबंध में लेखक जगदीश चंद्र माथुर ने गंडक नदी को केंद्र में रखकर चंपारण की संस्कृति और इतिहास और पर्यावरण का वर्णन उस सदानीरा में किया है। और VVI इंपॉर्टेंट प्रश्न है, मुक्ति बोध का पूरा नाम क्या है? मुक्ति बोध का पूरा नाम क्या है? देखिए मुक्ति बोध का पूरा नाम है ऑप्शन ए गजानन माधव मुक्ति बोध। और ये प्रगतिशील काव्य धारा के कवि हैं और अपने पाठ्यक्रम की कविता जन जन के चेहरा एक में इन्हीं का रचित है। निम्न में से किस कहानी में गैगरीन का उल्लेख किया गया है? निम्न में से किस कहानी में गैगरीन का उल्लेख किया गया है? उसने कहा था मैं, रोज में, तिरछ में या रस्सी का टुकड़ा में? तो गैगरीन का उल्लेख जो है वो रोज में किया गया है। रोज कहानी में मालती के पति महेश्वर एक पहाड़ी सरकारी अस्पताल के डॉक्टर था, जो गैगरीन कांटों के चुभने से होने वाला खतरनाक घाव, जिसमें कभी कभी पैर भी काटना पड़ता था, के मरीजों का ऑपरेशन करता था। हार जीत शीर्षक कविता निम्न में से किनकी है? हार जीत शीर्षक कविता निम्न में से किसकी है? तो हार जीत जो है अशोक वाजपेयी की रचना है। हार जीत एक गद्य कविता है जिसकी रचनाकार अशोक वाजपेयी जी हैं। यह कविता शासक वर्ग के द्वारा युद्ध के नाम पर आम जनता को गुमराह करने और नकली उत्सव मनाने की राजनीति का करारा बयान करती है। लेखक को स्कूल में झाड़ू लगाते हुए किसने देखा था? लेखक को स्कूल में झाड़ू लगाते हुए किसने देख लिया था? लेखक को स्कूल में झाड़ू लगाते हुए उनके पिताजी ने देख लिया था। जूठन आत्मकथा में जब हेडमास्टर कलीराम लेखक ओम प्रकाश वाल्मीकि से जर्मन स्कूल के मैदान में झाड़ू लगवा रहे होते हैं, तभी वहां से गुजरते हुए उनके पिताजी उन्हें देख लेते हैं और वे तड़ाक से हेडमास्टर साहब के सामना करते हैं और अपने बेटे को वहां से ले जाते हैं। तुलसीदास का सर्वश्रेष्ठ महाकाव्य कौन सा है? तुलसीदास का सर्वश्रेष्ठ महाकाव्य इनमें से कौन सा है?
कामायनी, साकेत, रामचरितमानस और पद्मावत। तो देखिए इस क्वेश्चन का आपको आंसर जरूर याद होगा। देखिए तुलसीदास की रचना जो है रामचरितमानस है और इनका प्रमुख रचना रचना जो है कवितावली, गीतावली व विनय पत्रिका भी है, लेकिन इनकी कृति मुख्य रूप से रामचरितमानस है, जो भारतीय समाज और संस्कृति का एक अनुपम अंग बन चुका है। विष्णु किस एकांकी की पात्रा है? विष्णु किस एकांकी की पात्रा है? तो सिपाही की माँ एकांकी की विष्णु पात्रा है। देखिए ये पात्रा विष्णु जिसका विसंदेही नाम है, जो मानक और माँ की मुन्नी की माँ है, वह एक अत्यंत गरीब, ममतामयी और सरल स्वभाव की ग्रामीण महिला है। कुड़माई का क्या अर्थ होता है? कुड़माई का क्या अर्थ होता है? तो कुड़माई का अर्थ होता है सगाई या मंगनी। उसने कहा था कहानी में शुरुआती भाग में अमृतसर के बाजार में 12 वर्ष का लहना सिंह 8 वर्ष की लड़की से बार बार एक ही सवाल पूछता था कि तेरी कुड़माई हो गई। तो कुड़माई का सही अर्थ होता है सगाई या मंगनी। तो अभी तक आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए होंगे तो जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि इसी तरह के आप लोग को प्रैक्टिस सेट दिया जाएगा, जिससे आप लोग 2027 का बोर्ड आसानी से आप लोग क्लियर कर सकते हैं। तो आगे बढ़ते हैं हम अपने अगले प्रश्न पर। तो सुभद्रा कुमारी चौहान का निधन कैसे हुआ था? सुभद्रा कुमारी चौहान का निधन कैसे हुआ था? कार दुर्घटना में, बीमारी से, हवाई जहाज की दुर्घटना में या युद्ध में? तो सुभद्रा कुमारी चौहान जो हैं उनका जो निधन हुआ था वो कार दुर्घटना में हुआ था। पुत्र वियोग कविता की कवियत्री सुभद्रा कुमारी चौहान का निधन 15 फरवरी 1948 ईस्वी में नागपुर से जबलपुर लौटते समय कार दुर्घटना में असमय हो गया था। यह हिंदी साहित्य के लिए एक अपूरणीय क्षति थी। नाभादास किस कवि के समकालीन थे? नाभादास किस कवि के समकालीन थे? तो नाभादास जो थे ऑप्शन बी तुलसीदास के समकालीन थे। भक्ति काल के राम भक्त नाभादास गोस्वामी तुलसीदास जी के समकालीन थे। इन्होंने अपने प्रसिद्ध ग्रंथ भक्तमाल में तुलसीदास जी का महिमा का गान किया है। भक्तमाल निम्न में से किस कवि की रचना है? देखिए पुनः क्वेश्चन आ गया और इसका जवाब आप लोग को कमेंट बॉक्स में देना है कि भक्तमाल निम्न में से किस कवि की रचना है? नाभादास का, सूरदास का, भूषण का या कबीर का? तो कमेंट बॉक्स में इस प्रश्न का आप लोग को जवाब देना है। रघुवीर सहाय का पिता क्या थे? रघुवीर सहाय के पिता क्या थे? तो देखिए अधिनायक कविता में रघुवीर सहाय के पिता जो हैं वह एक शिक्षक थे और रघुवीर सहाय खुद भी आगे चलकर एक विख्यात पत्रकार और कवि बने थे। सदियों का संताप शीर्षक कृति किसकी है? सदियों का संताप शीर्षक कृति किसकी है? देखिए सदियों का संताप जो है वो ओम प्रकाश वाल्मीकि जी का है। जो सदियों का संताप दलित चेतना के प्रमुख लेखक ओम प्रकाश वाल्मीकि के यह प्रसिद्ध कविता संग्रह है। इसमें शोषित के दर्द और सामाजिक दुर्दशा का स्वर दिखाया गया है। पलटन का विदूषक कौन था? पलटन का विदूषक कौन था? तो पलटन का विदूषक वजीरा सिंह था। उसने कहा था कहानी में वजीरा सिंह पलटन का विदूषक था और विदूषक का अर्थ होता है मजाकिया भाव से सैनिक कहा जाता है। वह अपनी मजाकिया हरकतों और चुटकुलों से युद्ध के तनावपूर्ण माहौल को सैनिक का मनोरंजन करता था और उसका हौसला बढ़ाता था। अंडे का छिलका का रचनाकार का क्या नाम है? अंडे का छिलका का रचनाकार इनमें से कौन से हैं? तो ऑप्शन ए मोहन राकेश अंडे के छिलके के रचनाकार हैं। आपके पाठ्य पुस्तक में सिपाही की मां के लेखक मोहन राकेश की नई प्रसिद्ध नाटक और एकांकी लिखे हैं। इसमें अंडे के छिलके और अन एकांकी उनका एक बहुत ही लोकप्रिय एकांकी संग्रह है। भगत सिंह का जन्म
कब हुआ था, भगत सिंह का जन्म कब हुआ था? तो भगत सिंह का जन्म जो है 28 सितंबर 1907 ईस्वी को भगत सिंह का जन्म हुआ था, जो बंगा में अब जो पाकिस्तान में है, और इनका फांसी 23 मार्च 1931 को लाहौर षड्यंत्र केस में दी गई थी। तिनकठिया प्रथा का संबंध किससे है? तिनकठिया प्रथा का संबंध किससे है? चाय से, तंबाकू से, नील से या मसाले से? तो तिनकठिया प्रथा आप लोग जानते होंगे, तो आप लोग इसका जवाब जरूर कमेंट बॉक्स में दे दीजिएगा। देखिए, तिनकठिया प्रथा जो है वो नील से संबंधित है। चंपारण में अंग्रेज किसानों से जर्मन नील की खेती करवाते थे, जिसके तहत हर एक बीघा में 3 कट्ठे पर नील की खेती करना अनिवार्य था। इसी को तिनकठिया प्रथा कहा जाता था। कवि किस कवि का मूल नाम राम बोला था? किस कवि का मूल नाम राम बोला था? तुलसीदास, सूरदास, कबीरदास या भूषण का? तो राम बोला जो है वो तुलसीदास का मूल नाम राम बोला था। कहा जाता है कि गोस्वामी तुलसीदास का जन्म हुआ था तो वो रोए नहीं थे, बल्कि उनका मुख पहले शब्द राम निकला था, जिसके कारण बचपन में उनका मूल नाम राम बोला पड़ गया था। जायसी किस भाषा के कवि थे? जायसी किस भाषा के कवि थे? तो जायसी जो हैं वो अवधी भाषा के प्रेम प्रख्यात काव्य धारा के मौलिक मोहम्मद जायसी प्रसिद्ध महाकाव्य पद्मावत तथा अन्य रचनाओं के लिए ठेठ अवधी भाषा का इन्होंने प्रयोग किया था। क्षयप क्या है? क्षयप क्या है? एक कहानी, एक निबंध, एक छंद या एक उपन्यास? तो क्षयप एक छंद है। क्षयप एक मात्रिक छंद होता है जो 6 पंक्तियों का होता है। यह रोला और उलाला छंदों का मिलकर बनता है। नाभादास द्वारा रचित पाठ में क्षयप नाभादास द्वारा रचित पाठ का नाम भी क्षयप है, क्योंकि इसमें उन्होंने कबीर और सूरदास की विशेषताओं को भी छंद में लिखा है। विनोद कुमार शुक्ल का जन्म कहाँ हुआ था? विनोद कुमार शुक्ल का जन्म कहाँ हुआ था? तो प्यारे नन्हे बेटे को रचयिता विनोद कुमार शुक्ल हुए थे, जो इनका जन्म 1 जनवरी 1937 ईस्वी को राजनांदगांव छत्तीसगढ़ में विनोद कुमार शुक्ल का जन्म हुआ था, और इन्होंने नौकर की कमीज उपन्यास के लिए भी इन्हें जाना जाता है। लहना सिंह किस देश की ओर से युद्ध कर रहा था? लहना सिंह किस देश की ओर से युद्ध कर रहा था? तो लहना सिंह जो है इंग्लैंड देश की ओर से युद्ध लड़ रहा था, और प्रथम विश्व युद्ध के दौरान भारतीय ब्रिटिश हुकूमत इंग्लैंड के अधीन था, इसलिए लहना सिंह इंग्लैंड के साथ युद्ध लड़ रहा था। शिक्षा हिंदी साहित्य में किस विद्या के अंतर्गत आता है? शिक्षा हिंदी साहित्य में किस विद्या के अंतर्गत आता है? तो संभाषण के अंतर्गत शिक्षा हिंदी साहित्य विद्या में आता है। देखिए, दिगंत भाग 2 में अंतिम पाठ है शिक्षा महान दार्शनिक जे कृष्णमूर्ति के संभाषणों का संग्रहित रूप है। इसमें सच्ची शिक्षा और जीवन का अर्थ को समझाया गया है। ओ सदानीरा हिंदी साहित्य में किस विद्या के अंतर्गत आता है? ओ सदानीरा हिंदी साहित्य के किस विद्या के अंतर्गत आता है? तो देखिए, ये निबंध या यात्रा वृत्त के अंतर्गत ओ सदानीरा आता है, जिसके रचनाकार जगदीश चंद्र माथुर हैं। हरचरना किस कविता का पात्र है? हरचरना किस कविता का पात्र है? तो अधिनायक कविता का पात्र हरचरना है। रघुवीर शाह द्वारा लिखित व्यंग्यात्मक कविता अधिनायक में हरचरना आम आदमी का प्रतीक पात्र है, जो सरकारी उत्सव में बिना मन के राष्ट्रगान गाता है और जिसका अधिनायक पोषण करते हैं। 1974 में बिहार प्रदेश के मुख्यमंत्री कौन थे? 1974 में बिहार प्रदेश के मुख्यमंत्री कौन थे? श्री कृष्ण सिंह, अब्दुल गफूर, लालू प्रसाद या कर्पूरी ठाकुर? तो देखिए, 1974 में जब जेपी आंदोलन हुआ था, उस समय अब्दुल गफूर बिहार प्रदेश के मुख्यमंत्री थे, और 1974 में
जयप्रकाश नारायण के नेतृत्व में बिहार में ऐतिहासिक छात्र आंदोलन की शुरुआत हुई थी। उसी समय तत्कालीन मुख्यमंत्री अबुल गफूर थे। भगत सिंह किस उम्र में क्रांतिकारी गतिविधियों में शामिल हुए थे? भगत सिंह किस उम्र में क्रांतिकारी गतिविधियों में शामिल हुए थे? तो भगत सिंह देश प्रेम की भावना से ओतप्रोत होकर 12 वर्ष की अवस्था में ही वह क्रांतिकारी गतिविधियों में शामिल हुए थे। उषा का जादू कब टूट जाता है? उषा का जादू कब टूट जाता है? तो उषा का जादू जो है सूर्योदय होने पर उषा का जादू टूट जाता है। शमशेर बहादुर सिंह की कविता उषा के अनुसार भोर के समय आकाश में पल पल बदलते रंगों और प्राकृतिक सौंदर्य का जादुई दृश्य होता है, वह सूर्योदय होते ही पूरी तरह से समाप्त यानी टूट जाता है। भूषण ने कौन सी कविता लिखी है? भूषण ने कौन सी कविता लिखी है? छाया पद कवित या कड़वक्त? इसका जवाब आपको आप लोग को कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना है कि रीतिकाल के वीर रस के एकमात्र कवि भूषण ने किस कविता की रचना की है? हरचरना कौन है? हरचरना कौन है? तो हरचरना एक आम आदमी है। हरचरना एक आम आदमी या घर का नौकर है। कविता के संदर्भ में हरचरना एक आम आदमी है जिसे व्यवस्था ने अपने दास या आदना सा नौकर प्रजा बनाकर रख दिया है, जो फटा पैजामा पहने राष्ट्रगान गाता है। हार जीत कविता में उत्सव कौन मना रहा है? हार जीत कविता में उत्सव कौन मना रहा है? तो हार जीत कविता में शासक दल नागरिक जिन्हें सच पता नहीं है, हार जीत कविता में वह उत्सव मना रहा है। दूध डूबे अंगूठे के छापे किनके हैं? दूध डूबे अंगूठे की छापे किनके हैं? तो बूढ़े ग्वाल दादा के दूध डूबे अंगूठे के छापा है। और यह प्रश्न ज्ञानेंद्र पति जी द्वारा रचित कविता गांव के घर से लिया गया है। गांव अपने बचपन की याद करते हुए कहा कि दूध डूबे अंगूठे के छापे बूढ़े ग्वाले दादा के हैं, जो दूध का हिसाब रखने के लिए अंगूठे का निशान लगाया करते थे। आगे की पहली कहानी कब प्रकाशित हुई थी? देखिए आगे की पहली कहानी जो है 1924 ईस्वी में 1924 ईस्वी में आगे की पहली कहानी प्रकाशित हुई थी। देखिए ये रोज कहानी के लेखक आगे जी की पहली कहानी 1924 ईस्वी में स्काउट पत्रिका में प्रकाशित हुई थी। वे हिंदी साहित्य में प्रयोगवाद के जनक माने जाते हैं। महेश्वर की पत्नी का क्या नाम है? महेश्वर की पत्नी का क्या नाम है? देखिए रोज से आप लोग को ये प्रश्न लिया गया है, महेश्वर की पत्नी का क्या नाम है? तो कमेंट बॉक्स में इसका भी आप लोग को जवाब देना है कि उसका नाम क्या था, मालती, कलावती, सुभद्रा या मुन्नी। तिरिच कहानी के कहानीकार कौन है? तिरिच कहानी के कहानीकार कौन है? तो तिरिच कहानी के कहानीकार उदय प्रकाश हैं। देखिए तिरिच कहानी के रचनाकार उदय प्रकाश हैं। यह उत्तर आधुनिक और जादुई अर्थात यथार्थवाद की कहानी है, जिसमें तिरिच जो एक विषैले छिपकली प्रजाति का जीव होता है के बहाने से सामाजिक व्यवस्था को और क्रूरता को डर को दिखाया गया है। सेव बेचने वाली लड़की की आयु कितनी थी? सेव बेचने वाली लड़की की आयु कितनी थी? तो लगभग 7 से 8 वर्ष सेव बेचने वाली लड़की की आयु थी। यह प्रश्न उदय प्रकाश जी द्वारा रचित तिरिच या समकालीन कहानियों का प्रसंग में से एक है, जहां सेव बेचने वाली उस छोटी लड़की का उम्र 7 से 8 वर्ष बताई गई है, जो अपनी गरीबी के कारण छोटी उम्र में काम कर रही है। लेखक को किसने 300 के 3 नोट दिए थे? लेखक को किसने 300 के 3 नोट दिए थे? थानू ने, डॉक्टर पंत ने, पिताजी ने और पंडित रामावतार ने। तो लेखक को डॉक्टर पंत ने 300 के 3 नोट दिए थे। देखिए तिरिच कहानी के संदर्भ में जब लेखक के पिताजी शहर के सर्किट हाउस जाते थे और मुश्किलों में फंसते हैं,
तो उनके परिचित डॉक्टर पंत ने लेखक को 300 रुपया के 3 नोट यानी 900 रुपया का मदद की चर्चा प्रसंग प्रसंग में सहायता की गई है। बीजक के रचयिता कौन हैं? बीजक के रचयिता कौन हैं? सूरदास, कबीरदास, तुलसीदास या मलिक मोहम्मद जायसी। देखिए, बीजक आप लोग के पाठ पुस्तक से लिया गया है और बीजक के रचयिता कबीरदास को माना जाता है। बीजक संत कबीरदास की वाणियों का प्रमुख संग्रह है। इसके 3 भाग है, साखी, सबद और रामायणी। कबीरदास की रचनाओं को उनके शिष्य धर्मदास ने बीजक को रूप में संकलित किया था। सूरदास किस भाषा के प्रसिद्ध कवि हैं? सूरदास किस भाषा के प्रसिद्ध कवि हैं? अवधी, खड़ी बोली, ब्रजभाषा या मैथिली? देखिए, सूरदास, ये सवाल आप लोग को सभी प्रश्न VVI इम्पोर्टेंट है। सूरदास जी जो हैं वो ब्रज भाषा के प्रसिद्ध कवि है। महाकवि सूरदास ब्रज भाषा का सबसे श्रेष्ठ और प्रसिद्ध कवि मानी जाती हैं। इन्हें वात्सल्य रस की सम्राट भी कहा जाता है। आपके पाठ्यक्रम में संकलित भगवान कृष्ण को जगाने वाले पद ब्रज भाषा में ही लिखे गए हैं। अर्धनारीश्वर में किस गुण का समन्वय है? अर्धनारीश्वर में किस गुण का समन्वय है? देखिए, अर्धनारीश्वर में नारी और पुरुष दोनों का समन्वय रखा गया है। राष्ट्रकवि रामधारी सिंह दिनकर द्वारा लिखित निबंध अर्धनारीश्वर भगवान शिव और माता पार्वती का कल्पित रूप है और यह इस बात का प्रतीक है कि नारी और पुरुष दोनों के गुण आपस में मिले हुए हैं और पुरुष में नारी के गुण तथा नारी में पुरुष के गुण होने में कोई दोष नहीं आता है, बल्कि वे पूर्ण बनते हैं। इनमें से प्रेम के पीर कवि कौन है? इनमें से प्रेम के पीर कवि किसे कहा जाता है? तो आप लोग को आंसर आवे तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करते चलना है कि इनमें से प्रेम के पीर कवि किसे कहा जाता है। तो देखिए, प्रेम का पीर जो है मलिक मोहम्मद जायसी को प्रेम के पीर कवि कहा जाता है। ज्ञानेंद्रपति किस काल के कवि हैं? ज्ञानेंद्रपति किस काल के कवि हैं? भक्ति काल के, रीति काल के, आधुनिक काल के या आदि काल के? तो ज्ञानेंद्रपति जो हैं वो आधुनिक काल के प्रसिद्ध कवि हैं। गांव का घर कविता का रचयिता ज्ञानेंद्रपति आधुनिक काल के 20वीं सदी के उत्तरार्ध में एक प्रमुख समकालीन कवि हैं। इन्होंने काव्य संध्यात्मक के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार भी मिल चुका है। बातचीत से मन किस प्रकार हो जाता है? बातचीत से मन किस प्रकार हो जाता है? भारी और बोझिल, क्रोधपूर्ण, हल्का और स्वच्छ या अशांत? तो इसका जवाब को आप लोग को कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है कि बातचीत करने से मन किस प्रकार का हो जाता है। अब हम लोग व्याकरण में आ चुके हैं, तो यहाँ से आप लोग को इम्पोर्टेंट 40 प्रश्न जो व्याकरण से मिलने वाला है, आप लोग को भी ये पूरा देख लेना है। अधिकतम शब्द का विलोम क्या होता है? अधिकतम यानी सबसे ज्यादा। अधिकतम मीन्स होता है सबसे ज्यादा। तो अधिकतम का विलोम आप लोग ऑप्शन जरूर पढ़ लीजिएगा, न्यूनतम, कम, थोड़ा और अल्प। तो देखिए, अधिकतम पूछा है यानी सबसे ज्यादा, इसलिए अधिकतम का जो विलोम होगा वो न्यूनतम होता है और विलोम शब्द का अर्थ ही होता है उल्टा शब्द, तो इसका विलोम जो होगा वो न्यूनतम हो जाएगा। आंखों का तारा होना मुहावरे का क्या अर्थ होता है? देखिए, कमेंट बॉक्स में आप लोग को कमेंट करते चलना है बाबू, क्योंकि आप लोग अब एग्जाम देने वाले हैं। अब आप लोगों को कम समय, अब आप लोग को घटते जा रहा है, समय घटते जा रहा है और तैयारी आज ही से शुरू कर देना है आप लोग को। आंखों का तारा होना मुहावरे का क्या अर्थ होता है? तो आंखों का तारा होना मुहावरे का सही अर्थ होता है प्रिय होना या बहुत प्यारा होना।
भ का उच्चारण स्थान क्या होता है? भ का उच्चारण स्थान क्या होता है? तो देखिए उच्चारण स्थान का फिर से मैं आप लोग को ट्रिक दे रहा हूँ। आप लोग देख लीजिएगा केटीएम 2 आप लोग याद रखिएगा कि केटीएम 2 उच्चारण स्थान का ट्रिक है। देखिए केटीएम यानी कवर्ग, चवर्ग, टवर्ग, तवर्ग और पवर्ग। देखिए यहाँ पर आप लोग एकदम डायरेक्ट आप लोग क से शुरू होता है, च से शुरू होता है, ट से शुरू होता है और त से शुरू होता है और लास्ट में प से शुरू होता है। देखिए प से शुरू होता है यानी लास्ट वाला है, तो लास्ट क्या है? तो ओ है, तो ओ से आप लोग पकड़िएगा कि ओ से ओष्ठ होता है और के से कंठ होता है, टी से तालु होता है, एम से मुर्दा होता है और डी से दंत होता है। बस आप लोग इसको आप लोग जरूर याद रखिएगा, उच्चारण स्थान है और ये आप लोग को एग्जाम में 2 नंबर देकर ही जाएगा। बिना पानी शब्द का समास होता है। बिना पानी शब्द में कौन सा समास है? बिना पानी शब्द में कौन सा समास है? देखिए बिना पानी अर्थात सरस्वती को बिना पानी कहा जाता है। तो बिना पानी का समास जो होगा वो बहुव्रीहि हो जाएगा। बहुव्रीहि यानी बिना पानी का विग्रह होता है, बिना है पानी। देखिए पानी मीन्स होता है हाथ में, अर्थात सरस्वती माँ के बारे में बात हो रहा है। तो जिस समास में कोई भी पद प्रधान ना होकर किसी तीसरे विशेष अर्थ यानी देवी देवता आदि की ओर संकेत करता है, वह बहुव्रीहि समास हो जाता है। यानी कोई भी शब्द दिया रहे उसका अर्थ जो है वो दूसरे पद में आ जाता है, वह बहुव्रीहि समास कहा जाता है। संधि के कितने प्रकार होते हैं? संधि के कितने प्रकार होते हैं? 2, 3, 4 या 5? तो देखिए संधि का 3 प्रकार होता है। संधि के 3 प्रकार कौन-कौन होता है? स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। तो ये आप लोग को याद रखना है कि हम कैसे आज से आप लोग नोट में इसको ज़रूर लिख लीजिएगा, कॉपी पेन में आप लोग लिख लीजिएगा कि संधि के 3 भेद होते हैं। यात्रा शब्द क्या है? यात्रा शब्द क्या है? स्त्रीलिंग है, पुल्लिंग है, उभयलिंग है या इनमें से कोई नहीं? तो देखिए हिंदी में यात्रा शब्द जो होता है वो स्त्रीलिंग होता है। वाक्य में प्रयोग द्वारा इसे आसानी से समझा जा सकता है। जैसे मेरी चार धाम की यात्रा बहुत अच्छी रही। तो देखिए अच्छी रही, तो रही जो है वहाँ पर स्त्रीलिंग शब्द का प्रयोग हो रहा है, इसलिए जो यात्रा शब्द जो है वो स्त्रीलिंग में आता है। तीर मारना मुहावरे का क्या अर्थ होता है? तीर मारना, तो तीर मारना मुहावरे का सही अर्थ होता है बड़ा कार्य करना, बड़ा कार्य करना। ऑप्शन ए इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा। तो देखिए तुमने कौन सा तीर मार लिया? तुमने कौन सा तीर मार लिया यानी कि तुमने कौन सा ऐसा बड़ा कार्य कर लिया, इसका सही अर्थ होगा। प्रथम शब्द का विशेषण क्या होता है? प्रथम शब्द का विशेषण क्या होता है? तो संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्दों को विशेषण कहा जाता है। तो प्रथम संज्ञा या संख्या शब्द से बनने वाली सही विशेषण का रूप प्राथमिक होता है। तो प्रथम का विशेषण प्राथमिक हो जाएगा। तो इस वीडियो को आप लोग को शेयर करते रहना है, लाइक करना है और चैनल को भी आप लोग जरूर सपोर्ट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। सुभाष शब्द में उपसर्ग होता है, सुभाष शब्द में उपसर्ग होता है। देखिए उपसर्ग किसे कहता है? उपसर्ग किसे कहता है सीख लीजिए। उपसर्ग वह शब्दांश होता है जो किसी मूल शब्द के आगे लगकर उसका अर्थ बदल देता है। तो सुवास में वास एक मूल शब्द है, वास जो है वो एक मूल शब्द है, आगे सु लग गया तो देखिए यहाँ पर नया शब्द बना दिया, नया शब्द बदल दिया, अर्थ नया बन गया। तो इसका जो आंसर होगा ऑप्शन सी सु हो जाएगा, जिसका अर्थ होता है उत्तम या सुंदर सुगंध होता है। लिंग शब्द किस भाषा का शब्द है? लिंग शब्द किस भाषा का शब्द है? हिंदी, उर्दू, संस्कृत या फारसी? तो लिंग शब्द जो है वो एक संस्कृत शब्द है।
लिंग शब्द मूल रूप से संस्कृत भाषा का शब्द है जिसका शाब्दिक अर्थ होता है चिन्ह, निशान या प्रतीक। नाच नचाना मुहावरे का क्या अर्थ होता है? नाच नचाना मुहावरे का क्या अर्थ होता है? नृत्य सिखाना, तंग करना, खुश करना या उपहास उड़ाना। तो नाच नचाना मुहावरे का क्या अर्थ होता है? कमेंट बॉक्स में आप लोग को कमेंट कर देना है। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द अशुद्ध है? निम्नलिखित में से कौन सा शब्द इसमें से अशुद्ध है? प्रशंसा, परीक्षा, नक्षत्र या बीना। तो इसमें से अशुद्ध है जो यानी गलत लिखा गया है, तो इसमें से बीना जो है वो अशुद्ध है क्योंकि बीना जो होता है टवर्गी न होता है, टवर्गी न होता है, इसलिए यह शब्द जो है अशुद्ध है। मंडली शब्द में कौन सी संज्ञा होती है? मंडली शब्द में कौन सी शब्द संज्ञा होती है? तो देखिए मंडली किसे कहा जाता है? समूहों को मंडली कहा जाता है। समूहों को मंडली जिसमें दो या दो से अधिक कितने भी व्यक्ति हो उसकी मंडली होती है। जैसे मंडली में गान बजान होता है इसलिए यह जो होगा वो समूहवाचक संज्ञा होता है। गायकों की मंडली या साधुओं का मंडली यह समूह को दर्शाती है इसलिए यह समूहवाचक संज्ञा होता है। और उपसर्ग से बना हुआ शब्द कौन सा है? यानी कोई भी शब्द के आगे लगकर एक नया शब्द बना दे उसे उपसर्ग कहा जाता है, आप लोग जानते हैं। तो किसमें और लगा हुआ है? इसमें देखेंगे उन्नति, उन्नति तो यहाँ पर और नहीं होगा। अपकार देखिए अप तो अ व नहीं है, औन्नति औन्नति और अवज्ञा। तो देखिए वज्ञा जो है एक शब्द हो गया, इसके आगे लग गया औ जुड़ गया, तो अवज्ञा जो है इस प्रश्न का आंसर होगा। सभा शब्द क्या है? सभा शब्द क्या हो? देखिए लोकसभा चल रही है, हम लोग कहते हैं बोलचाल की भाषा में कि लोकसभा चल रही है यानी क्लास चल रही है, तो सभा भी वही होगा जो सभा जो है वो स्त्रीलिंग शब्द हो जाता है। स्वदेश शब्द का विलोम क्या होता है? स्वदेश, स्वदेश का विलोम क्या होता है? तो स्वदेश मीन्स अपना देश होता है और इसलिए इसका विलोम जो होगा वो विदेश होता है। टवर्गीना का उच्चारण स्थान क्या होता है? तो देखिए मैंने आपको ट्रिक दिया था KTM, KTM 2, KTM 2 हम लोग देखे थे। ये क से शुरू होने वाला हो गया, ये च से शुरू होने वाला हो गया और ये ट से शुरू होने वाला है। तो देखिए ट में ही टवर्गीना आता है इसलिए यहाँ पर टवर्गीना जो है वो मूर्धा से उच्चारण स्थान है। आप लोग को याद कर लेना है क्योंकि ये सवाल आप लोग को 2 नंबर देकर ही जाएगा। तो मूर्धा इस प्रश्न का सही जवाब होगा। जी जान शब्द कौन सा समास है? जी जान शब्द कौन सा समास है? तो जी जान शब्द जो है वो एक द्वंद्व समास है। जिस समास के दोनों पद प्रधान होते हैं और विग्रह करने के बीच में और या लगता है उसे द्वंद्व कहा जाता है। इसलिए जी जान यानी जी और जान के बीच योजक चिन्ह भी आता है, उसे द्वंद्व समास के रूप में पहचाना जाता है। भारतवर्ष शब्द कौन सी संज्ञा है? भारतवर्ष शब्द कौन सी संज्ञा है? तो देखिए भारतवर्ष शब्द जो है वो एक व्यक्तिवाचक संज्ञा है। जो शब्द किसी विशेष व्यक्ति, विशेष स्थान का बोध कराता है उसे व्यक्तिवाचक संज्ञा कहा जाता है। तो भारतवर्ष एक विशेष और निश्चित देश का नाम है इसलिए यह व्यक्तिवाचक संज्ञा है। किसी भाषा के मूल शब्द को क्या कहा जाता है? किसी भाषा के मूल शब्द को क्या कहा जाता है? तत्सम, तद्भव, देशज या विदेशज। तो किसी भाषा के मूल शब्द को तत्सम कहा जाता है। संस्कृत भाषा के वे मूल शब्द जो हिंदी के बिना किसी परिवर्तन के ज्यों के त्यों उपयोग किए जाते हैं उन्हें तत्सम कहा जाता है। कमल नयन शब्द कौन सा समास है? देखिए ये सब जो है आप लोग को एग्जाम में देखने को हमेशा मिलते रहता है और आगे भी आने की संभावना है। कमल नयन
लंबोदर, ये सब हमेशा आप लोग के एग्जाम में देखने को मिल सकता है। तो कमल नयन जो है वह कर्मधारय समास होता है। जिस समाज का एक पद विशेषण और दूसरा पद विशेष हो उसे कर्मधारय समास कहा जाता है। यानी कमल नयन का विग्रह कीजिएगा तो कमलों के समान नयन, यानी आंखों की तुलना कमल से की जा रही है। देवता शब्द क्या है? देवता शब्द क्या है? स्त्रीलिंग, पुल्लिंग, उभयलिंग या इनमें से कोई नहीं। तो हिंदी व्याकरण में देवता शब्द हमेशा पुल्लिंग होता है, हमेशा पुल्लिंग होता है। जैसे देवता प्रसन्न हुए, जबकि इसका स्त्रीलिंग रूप देवी होती है। नयन शब्द का संधि विच्छेद क्या होता है? नयन शब्द का संधि विच्छेद क्या होता है? तो ने जोड़ अन ऑप्शन बी इस प्रश्न का सही जवाब होगा। नयन शब्द का संधि विच्छेद ने जोड़ अन होता है। दया शब्द कौन सी संज्ञा है? दया शब्द कौन सी संज्ञा है? जातिवाचक, व्यक्तिवाचक, भाववाचक या समूहवाचक? तो देखिए दया जो है वो एक भाववाचक संज्ञा है। जिन शब्दों से किसी भाव, गुण, दशा या अवस्था का बोध होता है उसे हम छू नहीं सकते, सिर्फ महसूस कर सकते हैं, उसे भाववाचक संज्ञा कहा जाता है। दया एक आंतरिक मानवीय भाव है, अतः यह भाववाचक संज्ञा है। पीबीआई इम्पोर्टेंट है आप लोग के लिए। पीठ दिखाना मुहावरे का क्या अर्थ होता है? पीठ दिखाना मुहावरे का क्या अर्थ होता है? तो पीठ दिखाना मुहावरे का अर्थ होता है ऑप्शन ए हार कर भाग जाना। युद्ध या किसी प्रतियोगिता का सामना न कर पाना और मैदान छोड़कर हार कर भाग जाना ही पीठ दिखाना कहलाता है। कमल शब्द का पर्यायवाची क्या होता है? कमल शब्द का पर्यायवाची क्या होता है? सरोज, भानु, जलद या जगन्नाथ? देखिए ऑप्शन ए सरोज कमल का पर्यायवाची होता है और कमल का पर्यायवाची आप लोग याद रखिएगा कि जलज, पंकज, राजीव और अरविंद में से सरोज जो होता है कमल का पर्यायवाची होता है। अर्थ के आधार पर संज्ञा के कितने भेद होते हैं? अर्थ के आधार पर संज्ञा के कितने भेद होते हैं? तो अर्थ के आधार पर संज्ञा के 5 भेद होते हैं। देखिए ये हैं व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, भाववाचक, समूहवाचक और द्रव्यवाचक। सोहन पढ़ता है किस काल का उदाहरण है? देखिए सोहन अभी वर्तमान में पढ़ता है यानी पढ़ रहा है, किस काल का उदाहरण है? तो ये वर्तमान काल का है। जिस क्रिया के अंत में ता है, ती है, ते है लगा रहता है उसे वर्तमान काल कहा जाता है। क्योंकि सोहन अभी पढ़ रहा है इसलिए यह वर्तमान काल होगा। और इस प्रश्न का जवाब आप लोग को कमेंट बॉक्स में देना ही देना है, क्योंकि मैंने 2 बार इसका ट्रिक बता दिया है। तो ये सवाल आप लोग को कमेंट बॉक्स में देना है कि च का उच्चारण स्थान क्या होता है? च का उच्चारण स्थान क्या होता है? तालु, दंत, ओष्ठ या मूर्धा? तो देखिए कमेंट बॉक्स में इसका जवाब आप लोग को देना है। तांबा शब्द कौन सी संज्ञा है? तांबा शब्द कौन सी संज्ञा है? तो तांबा को नापा जा सकता है, जोखा जा सकता है, तो वो शब्द जो होता है वो द्रव्यवाचक होता है। जिन संख्या शब्दों को किसी ठोस, तरल, धातु या अधातु जैसे माप तोल की जाने वाली वस्तुओं का बोध होता है उसे द्रव्यवाचक संज्ञा कहा जाता है। सफल शब्द का विलोम शब्द क्या होता है? सफल यानी सफल का विलोम जो होता है असफल या विफल होता है, असफल या विफल होता है। देशभक्ति शब्द में कौन सा समास है? देशभक्ति शब्द में कौन सा समास है? तो देशभक्ति शब्द में तत्पुरुष समास है। देखिए देशभक्ति शब्द का विग्रह होता है देश के लिए भक्ति। यहाँ के लिए संप्रदान में विभक्ति का लोप हो रहा है, तो जिस समास में उत्तर पद प्रधान हो वह कारक चिन्ह का लोप हो उसे तत्पुरुष समास कहा
जाता है। जगदम्बा शब्द का संधि विच्छेद क्या होता है? जगदम्बा शब्द का संधि विच्छेद क्या होता है? तो ऑप्शन ए जगत प्लस अम्बा जगदम्बा का संधि विच्छेद होता है। अवगुण का उपसर्ग क्या होता है? तो देखिए उपसर्ग मैंने बताया कि देखिए यहाँ पर औ जोड़ गुण, देखिए गुण में एक शब्द हो जाता है, गुण एक शब्द हो गया और आगे ओ लगाकर एक नया इसमें शब्द बना दिया तो यहाँ पर औ जो है यह उपसर्ग होगा। भरपेट शब्द में उपसर्ग क्या होगा? भरपेट शब्द का उपसर्ग क्या होगा? तो देखिए भर अलग हो गया और पेट अलग हो गया, इसलिए भर इस प्रश्न का सही जवाब होगा। पेट वहाँ मूल शब्द है जिसके आगे भर शब्द जुड़कर अवयव की तरह काम कर रहा है। यही यहाँ पर भर जो है उपसर्ग हो जाएगा और भरपेट शब्द अव्ययी भाव का उदाहरण है। देश पर मर मिटने वाले लोग कौन सा पदबंध है? देश पर मर मिटने वाले लोग कौन सा पदबंध है? तो ये देश पर मर मिटने वाले लोग जो होते हैं वो संज्ञा पदबंध होता है। वाक्य में जब एक से अधिक पद मिलकर संज्ञा का कार्य करते हैं और उसका शीर्ष पद कोई संज्ञा या सर्वनाम जैसे लोग होता है उसे संज्ञा पदबंध कहा जाता है। यहाँ लोग मुख्य संज्ञा है, इसके लिए यह संज्ञा पदबंध होगा। पर्वत शब्द का विशेषण क्या होता है? पर्वत शब्द का विशेषण क्या होता है? तो पर्वत शब्द का विशेषण पर्वतीय होता है। पर्वत एक संज्ञा शब्द होता है, इसे बनने वाला विशेषण के रूप में पर्वतीय, जिससे पर्वतीय क्षेत्र पर्वतीय लोग होते हैं जो किसी स्थान की विशेषता बतलाता है। टिकाऊ शब्द में प्रत्यय क्या है? टिकाऊ शब्द में प्रत्यय क्या है? तो टिकाऊ देखिए प्रत्यय यानी शब्द के पीछे लगकर एक नया शब्द बना दे वह प्रत्यय होता है। तो टिक जोड़ आऊ टिकाऊ हो जाएगा, इसलिए यह आऊ इस प्रश्न का सही जवाब होगा। झंझट शब्द का पर्यायवाची क्या होता है? झंझट शब्द का पर्यायवाची क्या होता है? तो बवाल या परेशानी झंझट शब्द का पर्यायवाची होता है। देखिए और लास्ट और इम्पोर्टेंट प्रश्न है कारक के कितने भेद होते हैं? कारक के कितने भेद होते हैं? तो हिंदी व्याकरण में कारक के कुल 8 भेद होते हैं। कर्ता, कर्म, करण, संप्रदान, आपादान, संबंध, अधिकरण और संबोधन और इन्हें अलग-अलग विभक्ति जिसे ने को से किया जाता है। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में कमेंट करना ना भूलिएगा और इसी तरह के और वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को जरूर ऑन कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।